नमस्कार दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन। स्ट्रोक यानी पैरालिसिस, लकवा। लकवे में मरीज के हाथ और पैर के अंदर कमजोरी आ जाती है, लेकिन अपने को ये देखना है कि सीधे तौर पे हाथ में या पैर में तो कोई तकलीफ होती ही नहीं है, न यहाँ कोई चोट लगी, फ्रैक्चर हुआ, मांस फटा, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ ब्रेन से हाथ पैर के ऊपर जो कंट्रोल है वो कंट्रोल ख़त्म हो गया। अपन ने टीपी इंजेक्शन लगाया, हेमरेज है तो सर्जरी करी, मेडिकेशन दिया, मेडिकल मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नंबर आता है रिहैबिलिटेशन का। रिहैबिलिटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रोक डिजीज़। इसके अंदर अपने को ये देखना है कि ब्रेन को अपने को वापस फंक्शनिंग में कैसे लेके आना है। अगर अपन इस तरीके से समझें, इस हिस्से को इन्फेक्टेड ब्रेन कहते हैं। ये अपना पूरा ब्रेन है, ये इसके हाफ राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर है, और ये जो हाइपर इंटेंसिटी यहाँ नज़र आ रही है ये है इन्फेक्टेड ब्रेन, यानी कि ब्रेन का ये हिस्सा है जिसने काम करना बंद कर दिया है। इसको अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये एक अपने ह्यूमन ब्रेन का मॉडल है। अपन ने ब्रेन बार निकाला, इसको करते हैं तो दिस इज़ राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। अपनी बॉडी के जितने भी सेंटर्स होते हैं, देखना, बोलना, सुनना, चलना, याददाश्त, महसूस करना, सब कुछ अपने इस ब्रेन से कंट्रोल होता है। ये ब्रेन के पर्टिकुलर ब्लड सप्लाईज होती हैं। अब जब ब्रेन में इनमें किसी भी ब्लड सप्लाई में कोई क्लॉट बन गया, थक्का बन गया, तो ब्रेन के आगे वाली सप्लाई रुक गई। सप्लाई रुक गई तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली तो ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। ऐसी सिचुएशन में पर्टिकुलर जो ब्रेन है वो डैमेज हो जाता है और जिसकी वजह से फंक्शनिंग रुक जाती है। लाइक ये अपना ह्यूमन ब्रेन है, ये राइट होता है, लेफ्ट होता है। साइड से देखें तो ब्रेन अपने को कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, मिलाकर देखें तो ब्रेन अपने को कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, पीछे की तरफ से देखें तो ब्रेन अपने को कुछ ऐसा नज़र आएगा, और अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन इस तरीके से रखा हुआ रहता है। अब अपन ने देख लिया, पेशेंट अपने पास आ गया, पर्टिकुलर ब्रेन का पार्ट इन्फेक्टेड हो गया, मेडिकेशन लगाई, पेशेंट की लाइफ सेव हो गई। अब इसके बाद वी वांट क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि पेशेंट सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, खुद के पर्सनल काम के ऊपर किसी पे निर्भर ना रहे। अब इसके लिए अपने को ब्रेन को वापस रिहेबिलिटेट करना है। रिहेबिलिटेट इन द सेंस जो इन्फेक्टेड ब्रेन है, यानी कि जिस हिस्से के नर्व सेल्स डैमेज हो चुके हैं उस हिस्से के काम को नॉर्मल ब्रेन टेक ओवर कर ले। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। दैट इज़ द ओनली वन मीडियम जिससे पेशेंट के वापस मूवमेंट सारे आते हैं। अब इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी एडवांस चीज़ें आ गई हैं। लाइक वी आर यूजिंग टिल टेबल्स, यानी कि जैसे ही पेशेंट के स्ट्रोक होता है, हिमोडायनेमिकली पेशेंट स्टेबल हुआ, हम उसको टिल टेबल के ऊपर स्टैंडिंग वेट बेयरिंग कराते हैं ताकि ब्रेन को जल्द से जल्द नॉर्मल पोजीशन सेंस वापस फील हो। दिस इज मोटराइज्ड टिल टेबल। इसमें हम पेशेंट को जितना जल्दी से जल्दी हो सके वेट बेयरिंग कराते हैं। ये बेड है, ये कंप्लीट 90 डिग्री के आसपास ऊपर हो जाएगा, और पेशेंट की जो अफेक्टेड साइड है उसके ऊपर स्पाइन पे, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल, सबके ऊपर प्रॉपर वेट बेयर जाता है। के अंदर 3 लेवल पे सपोर्ट रहता है, नी के ऊपर, पेल्विस के ऊपर और थोरैक्स के ऊपर। तो पेशेंट की गिरने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं। और इस तरीके से पेशेंट को स्टैंडिंग वेट बेयरिंग देते हैं ताकि ब्रेन जल्दी से जल्दी ये सारी चीज सीख पाए। और इसी तरीके से फिर अपन इसको वापस
नीचे कर सकते हैं। मिनिमम स्टैंडिंग टाइम इज 10 to 15 मिनट्स फॉर द एक्यूट पेशेंट। जैसे जैसे पेशेंट इंप्रूव होता है तो स्टैंडिंग टाइम अपन और बढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ अपन करते हैं FES, फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, यानी कि पेशेंट का जो काम नहीं हो पा रहा, जो ब्रेन को काम करना चाहिए बट ब्रेन इंजरी की वजह से उसने काम छोड़ दिया है, वो काम अपन मशीन से कराते हैं। जब काम मशीन से होता है, पेशेंट का हैंड वापस मूव करेगा तो इसके साथ ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी इंप्रूव होती है, सराउंडिंग न्यूरॉन्स ये सारा फंक्शन टेक ओवर कर लेते हैं। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे प्राइमरी फोकस करते हैं स्केपुलर स्ट्रेंथनिंग के ऊपर। दिस इज फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। ये अपन स्केपुलर मसल्स के ऊपर और अपर लिम्ब की किसी भी मसल के ऊपर कर सकते हैं। दीज आर द इलेक्ट्रोड्स। इन इलेक्ट्रोड्स को अपन टारगेट मसल के ऊपर प्लेस कर देते हैं। वी हैव 2 चैनल इन दिस मशीन, चैनल 1 एंड चैनल 2। दिस इज फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। तो एज पर पेशेंट नीड मसल इंटेंसिटी को अपन ऊपर नीचे इससे सेट करते हैं। जैसा अपन ने स्केपुलर के ऊपर स्ट्रेनिंग करी थी वैसे का वैसा अब अपने को ट्राइसेप्स और एक्सटेंसर ऑफ रिस्ट के ऊपर भी स्टिमुलेट करना है। इसके अंदर अपन मशीन से इंटेंसिटी सेट कर देते हैं और इसके बाद पेशेंट इसके अंदर मूवमेंट करेगा। ये अपन देख रहे हैं ट्राइसेप्स मसल इसके अंदर काम कर रही है, वापस छूट गया है। नाउ वी मूव ऑन चैनल 2 और जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो ये पैरालिसिस वाला हैंड इस मशीन के थ्रू वापस ऊपर आता है। इसके अंदर अगर अपन इंटेंसिटी थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, जो कि अपने को पेशेंट की मसल टोन के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी, तो फुल रेंज अपने को इसके अंदर मिलेगी। अब इसमें मूवमेंट कर रही है मशीन, लेकिन देख रहा है पेशेंट का ब्रेन। जैसे ही पेशेंट का हाथ ऊपर आता है, या हाथ ऊपर आ रहा है इस मशीन के थ्रू, लेकिन यहाँ से जितने भी जॉइंट पोजीशन सेंस जा रहे हैं वो पेशेंट के ब्रेन में जा रहे हैं। विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन पेशेंट अपने आप खुद ये सारी चीजें महसूस करता है, ब्रेन से सोचता है कि कैसा मूवमेंट अपने को करना है, और ऐसा रिहेबिलिटेशन जब डेली होता है तो रिकवरी की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके साथ नंबर 3 चीज आती है TDCS, ट्रांसडर्मल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन। इसमें अपन क्या करते हैं, ब्रेन का जो पर्टिकुलर पार्ट इन्फेक्टेड होता है उसका EEG के 20/20 सिस्टम से पार्ट लोकेट करते हैं बाहर से, और इसके बाद इसके ऊपर लो इंटेंसिटी का अपन माइक्रो करंट स्टिमुलेट करते हैं। ऐसा करने से इस ब्रेन की पोलरिटी चेंज होती है और न्यूरोप्लास्टिसिटी होने की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ कांस्टेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी, PNF, न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक्स, बहुत सारा एक वास्ट रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है जो पेशेंट के ऊपर कराया जाता है, विद दिस प्राइमरी गोल कि पेशेंट खुद के काम के लिए किसी दूसरे पे निर्भर ना रहे। दिस इज TDCS, ट्रांसडर्मल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन। इसके थ्रू अपन सीधे ब्रेन को पोलरिटी चेंज करते हैं। जैसा डिस्कस किया था कि ये इलेक्ट्रोड्स जाएंगे पेशेंट के ब्रेन के ऊपर और जो पार्ट अफेक्टेड है उस पार्ट को स्टिमुलेट करेंगे। अब इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स ब्रेन के अफेक्टेड पार्ट पे लगाए जाते हैं। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, रेड और ब्लैक। रेड जो है वो स्टिमुलेंट होता है, तो ब्रेन के अफेक्टेड पार्ट के ऊपर अपन ने वहां लगाया, और दूसरा लगेगा नॉन अफेक्टेड साइड के ऊपर। ये नॉर्मल इंडिविजुअल पे लगेंगे, ये तो है डायरेक्ट ब्रेन, बट पेशेंट के लगाएंगे तो पेशेंट की स्किन पे ही रहेगा ये। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोड लगा के मशीन से अटैच करके ब्रेन की पोलरिटी को भी चेंज किया जाता है, जिससे न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है। जैसा कि अभी अपन ने देखा कि लकवे के मरीजों में अपन टिल्टेबल का इस्तेमाल करते हैं, फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन लगाकर पेशेंट के मूवमेंट वापस उसको ट्रेन करते हैं, ट्रांसडर्मल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन यानी TDCS लगाकर ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। इसके अलावा कांस्टेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी, न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक्स और बहुत सारी ऐसी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है जिससे पेशेंट के पैरालिसिस को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव कराया जाता है।
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टाइम। जितना जल्दी अपन ये सारा प्रोसेस शुरू करते हैं, रिकवरी उतनी अच्छी रहती है। ये सारी सुविधाएं अपने एडवांस्ड न्यूरोलॉजी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। इन सुविधाओं के लिए पहले मरीज को दिल्ली या बम्बई जाना पड़ता था, ये अब अपने जयपुर शहर में भी उपलब्ध है।